Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, आज हम आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर लेकर आए हैं जो आपकी 12th क्लास में नहीं था क्योंकि सीबीएसई के द्वारा इस चैप्टर को डिलीट किया गया था। गाइस, ये चैप्टर मैं केवल एक लेक्चर में आपको करवाने वाला हूं और एक लेक्चर, ये जो आज का लेक्चर है, केवल इसी में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनते हो, मैं आपको श्योर करता हूं कि आपका हर एक डाउट इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा और आप हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आप इजीली कर पाओगे। ये मेरी आपसे श्योरिटी है। तो बात क्या है कि आपको इस लेक्चर को मिस नहीं करना है, एंड तक जरूर सुनना है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट और एक फेवर कह सकता हूं कि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आपसे एक छोटी सी फेवर चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में इस चैनल के बारे में उनको बताइए, क्योंकि हम +1 +2 CUET तीनों के लिए अकाउंट्स की हम यहाँ पर प्रिपरेशन करवाते हैं और इको के फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपनी ऐप के अंदर। जो अकाउंट्स और इको की के नोट्स की अगर मैं बात करूं, वो हमारी ऐप के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको डाउनलोड करके फ्री नोट्स को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए गाइज, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यस गाइज, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है क्या, इसको बताने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये होता क्या है, क्योंकि ये आपकी थर्ड बुक थी। बेसिकली उसका मतलब है कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से शो करना है ताकि यूजर उससे यूजफुल डिसीजन ले सके। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हमारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं 100 करोड़। तो आप बताइए ये प्रॉफिट अच्छा है या बुरा है? यू विल से भैया ये तो बहुत अच्छा है, 100 करोड़ की बात कर रहे हो। गाइस, अगर मैं बोलूं कि 100 करोड़ आज है, इस साल है, और पिछले साल 200 करोड़ था, अब बताइए क्या ये अच्छा है या बुरा है? आप कहोगे बुरा है। तो देखो, अगर मैं केवल 100 करोड़ दूं तो आप खुश हो जाओगे कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको 100 करोड़ बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको पिछले साल से कंपेयर किया तो आपको पता चला ये क्या है, ये हमारा प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो। तो बेसिकली 100 करोड़ अकेले देना, अगर मैं अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रख दूं इस साल की, आप उससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर मैं उसको दूसरे सालों के साथ कंपेयर करूंगा तभी आप यूजफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे, और वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब ही यही है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है गाइस, अब उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स आते हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाए, जिसमें एक टूल आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, ये क्या होता है? बेसिकली मैं अभी आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूं, फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट पर आऊंगा। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात कि हम क्या कर रहे हैं, अपने एक साल के डाटा को अपने पिछले सालों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, हमने इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़, हमने इसको पिछले साल हमारा 200 करोड़ हुआ था उसके साथ कंपेयर किया, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कि अपने एक साल के डाटा को पिछले सालों के साथ डेटा के साथ कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसके बारे में मैं आपको फ्यूचर में बताने वाला हूं। वो क्या होता है, हम अपने एक साल के डेटा को एक कॉमन बेस के साथ, उसी साल के कॉमन बेस के साथ, इसमें तो क्या हुआ, कंपैरेटिव में एक साल को दूसरे साल के साथ किया, और कॉमन साइज में क्या किया, हमने एक साल के डेटा को पूरे साल के डेटा को उसी साल के कॉमन बेस के साथ कंपेयर किया, जिसके बारे में मैं फ्यूचर में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, दो हुए, पहला कंपैरेटिव, दूसरा कॉमन साइज। तीसरा रेशियो एनालिसिस, जो आपने +2 में पढ़ा कि हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दो फिगर्स हैं उनको आपस में कंपेयर करवाते हैं। ठीक है, अर्थमेटिकल जो फिगर्स है उनको आपस में कंपेयर करवाते हैं जिनके बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। लाइक आपकी क्या है, करंट रेशियो है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहां पर लिखता हूं, ये आपकी क्या है, करंट रेशियो। करंट रेशियो आप क्या करते हो, करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी।
दो आप क्या कर रहे हो, दो फिगर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो जिनके बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ताकि यूजर इससे इजिली कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। तो रेशियो एनालिसिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो तीन बातें की, पहला कंपैरेटिव, दूसरा कॉमन साइज, तीसरा रेशियो एनालिसिस। उसके बाद आता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, कि हमारे पास थ्रू आउट द ईयर कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं वहां पर, कि इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, एक स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो का मतलब इनफ्लो, फ्लो का मतलब आउटफ्लो, कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है पूरे साल के अंदर, ये हमें कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगेन ये भी किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। इसके बाद आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब टूल्स है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस तरीके से अपने डाटा, फाइनेंशियल डाटा, क्योंकि ये हीप ऑफ फिगर्स है, फिगर्स का गुच्छा है, इससे आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर मैंने केवल आपको इस साल का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया और आपको पकड़ा दिया भैया इतने खर्चे हुए, इतने इनकम हुए, उससे आप कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाओगे जब तक हम उनको क्या नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, अपने एक साल को उसी के कॉमन बेस के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, रेशियोज नहीं निकालेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, तो हमें कुछ भी कंक्लूजन क्या नहीं होगा, ड्रॉ नहीं होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है, ताकि हम अपने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट कर सके ताकि यूजर उससे यूजफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। तो उसी में आपका जो ये चैप्टर आ रहा है दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो देखिए आपके सामने कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। गाइस मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, ये नोट्स मैंने अभी बताया आपको हमारी ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट मींस कंपैरिजन ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की आइटम को कंपेयर करना। ठीक है, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 और मोर ईयर्स, 2 या 2 से ज्यादा साल की बैलेंस शीट की आइटम्स को कंपेयर करना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम को कंपेयर करना। अब देखिए इसमें क्या स्टेप फॉलो होते हैं, देखो मैं यहां पर करके दिखाता हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। देखो बहुत इजी वे में बता रहा हूं किस तरीके से हम यहां पर स्टेप लिखते हैं। ये देखिए यहां पर हमने लाइन ड्रॉ की, एक, अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं, बैलेंस शीट। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात करूं, ठीक है गाइस, पहला कॉलम आता है पर्टिकुलर, ये फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, जहां पर बैलेंस शीट के आइटम्स के नेम लिखे जाएंगे लाइक इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, वो सब यहां आएंगे। ठीक है गाइस, ये आपका फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड की बात करूं, यहां पर नोट नंबर आएगा, आप जानते हो नोट नंबर सेकंड, ये सेकंड कॉलम में नोट नंबर आएगा। तीसरे कॉलम में क्या आएगा, बहुत ध्यान से, जो प्रीवियस ईयर का डेटा है, जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स है, प्रीवियस ईयर, वो यहां पर आएंगे। ठीक है, और चौथे कॉलम में क्या आएगा, जो करंट ईयर का फिगर है वो आएगा, ये आपका थर्ड है, सॉरी ये आपका फोर्थ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिफ्थ कॉलम में जो इनके बीच में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच में डिफरेंस है वो आएगा आपका। ठीक है गाइस, उसके बाद लास्ट वन, ध्यान से आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज कैसे, जो आपका डिफरेंस आया ये वाला, फिफ्थ वाला आया, डिवाइड बाय फिफ्थ वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये आया फिफ्थ वाला, और जो आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस है इसको हम बेस लेकर, मतलब थर्ड वाले को मल्टीप्लाई बाय में 100, और यहां से हम क्या निकालते जाएंगे, परसेंटेज निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से ये स्टेप क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं अगर आप क्या बनाते हो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सेम अगर आप क्या कर रहे हो गाइस, सुनना, अगर आप क्या बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेम यही बात है। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सारे यहाँ पर नेम लिखने पड़ेंगे जो उसके अंदर आइटम्स है, लाइक आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू यहाँ आ जाएगा, नोट नंबर आ जाएगा। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जो प्रीवियस फिगर्स होंगे, प्रीवियस ईयर के फिगर्स होंगे, वो थर्ड कॉलम में आएंगे, करंट ईयर के फिगर्स यहाँ आएंगे, दोनों में डिफरेंस वो कहाँ आएगा, फिफ्थ में। अगेन हम परसेंटेज निकालेंगे किसका,
जो फिफ्थ कॉलम से आया डिवाइड बाय बेस लेंगे, जो प्रीवियस ईयर का है मल्टीप्लाई बाय में 100 और यहाँ पर सबकी परसेंटेज लिखी जाएगी। तो इस तरीके से ये स्टेप फॉलो किए जाएंगे। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से ये करवाने वाला हूं। देखिए देखिए पहला स्टेप, वैल्यू ऑफ ईच आइटम ऑफ 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर इज प्लेस्ड। इसको हम प्लेस करेंगे। देखो वैल्यू ऑफ ईच आइटम ऑफ 2 और मोर ईयर्स, जैसे मैंने अभी 2 ईयर्स का लिया, फाइनेंशियल ईयर इज प्लेस अलोंग साइड ईच अदर, एक दूसरे के साथ है कि पहले लास्ट ईयर का फिर इस साल का। स्टेप 2, देयर आफ्टर डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट इज डिटरमाइंड, फिर हमने डिफरेंस निकाला। लास्टली द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट फ्रॉम द बेस ईयर, बेस ईयर हमने किसको लिया, प्रीवियस ईयर, वो हमने निकाला। तो ये आपके क्या है, स्टेप्स है गाइस, क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद हमारे पास आ रहा है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म क्या होता है, जब हम अपने एक साल के डाटा को पिछले सालों के साथ, अपनी ही फर्म में एक साल के डाटा को पिछले सालों के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म। और इसके बाद इंटर फर्म क्या होता है, जब हम अपनी 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 फाइनेंशियल ईयर के डाटा को अपने किसी कॉम्पिटिटर के साथ या इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। गाइस क्लियर है, ये दोनों बातें आपको समझ आनी चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट, जब हम क्या करेंगे गाइस, हम अपने एक साल के डाटा को पिछले 2, 3, 4 सालों के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें उससे ट्रेंड का पता चलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उससे किसका पता चलता है, ट्रेंड का, कि हमारे ट्रेंड अपवर्ड जा रहे हैं या डाउनवर्ड जा रहे हैं, या कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा जिगजैग हो रहे हैं। गाइस क्लियर है। कंपैरेटिव वैल्यू शोज ट्रेंड, एक तो हमें ट्रेंड का पता चलता है, और डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट, की हमारी जो ऑपरेटिंग रिजल्ट है और पोजीशन है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक और नाम है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब देखो पहला आ रहा है, देखिए दो बातें आएंगी अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। दो बातें, एक तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे और एक बनाएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात करते हैं। इट इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हमने बात की है अभी कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है ऑफ बैलेंस शीट इन विच each item of asset, equity and liabilities is analyzed for 2 or more accounting period। 2 या 2 से ज्यादा सालों को हम आपस में कंपेयर करवाएंगे। देखिए पहला, फर्स्ट में इन दिस कॉलम आइटम ऑफ बैलेंस शीट वो लिखेंगे। सेकेंड कॉलम इसमें हम क्या लिखेंगे, नोट नंबर। ठीक है। थर्ड कॉलम प्रीवियस ईयर के डाटा को लिखेंगे। फोर्थ कॉलम इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, करंट ईयर के डाटा। फिफ्थ कॉलम डिफरेंस इन द अमाउंट बिटवीन द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, वो लिखा जाएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। गाइस याद रखना गाइस ये बात, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होगा। इन दिस कॉलम डिफरेंस ऑफ द अमाउंट जो हमने फिफ्थ में निकाला है, ठीक है, इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज टेकिंग कॉलम 3 एज अ बेस। मैंने यही चीज आपको बताई है 6 में। ऑलराइट गाइस, तो देखिए इसके बाद हमारे पास आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवाना चाहूंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, और ये बहुत आसान है, मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ रहा होगा अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या बात आ रही है, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किया है, आप मेरे साथ साथ करोगे। ठीक है गाइस, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वीनस लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर नोट नंबर 31 मार्च 2022 एंड 21। बैलेंस शीट तो ऐसे ही होता है, पहले इस साल का आता है फिर प्रीवियस ईयर का। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल, एसेट, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड टोटल। इससे हमें क्या बनानी है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो देखिए पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं, यहां पर मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले वीनस लिमिटेड लिखा जाएगा, कंपनी का नेम, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 और 22, पर्टिकुलर। देखो पहला ये कॉलम हो गया, ठीक है। दूसरा नोट नंबर का बताया था, तीसरा प्रीवियस ईयर के डाटा का। याद रखना जब हम नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं पहले उसमें क्या आता है, करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर, लेकिन कंपैरेटिव बनाते हैं तो पहले प्रीवियस ईयर का आता है फिर किसका आता है, करंट ईयर। फिर दोनों में जो चेंज है गाइस, एक बात ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको यहां पर आप बताने वाला हूं, बी माइनस ए होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 लाख है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 1 लाख। अगर ये मान लो 3 होता और ये क्या होता है 4, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4, तो 3 - 4 -1 लाख आता, तो माइनस ब्रैकेट में उसको दिखाया जाएगा। ये बात आपको दिखानी है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज चेंज। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहली चीज यहां पर हम ऐसे ही लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। देखो
प्रीवियस ईयर है 2 लाख, इस साल है 3 लाख। देखो प्रीवियस ईयर है 2 लाख, प्रीवियस ईयर का लिखेंगे फिर 3 लाख। अब 3 में से 2 गया, 1 लाख पॉजिटिव आ रहा है। अब इसको हम क्या लेंगे, अभी अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैं, हम इसको ऊपर लेंगे 1 लाख और प्रीवियस ईयर को बेस ईयर लेंगे। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा 50%। ठीक है गाइस, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अगला क्या था नेक्स्ट, देखो 2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है 2 लाख एंड 2 लाख, तो कोई चेंज नहीं है तो जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यही हमारी कंपैरेटिव क्या है स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब अगला क्या बोला गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग। पिछले साल का है 40 160, अगला है 60 और 1 लाख। देखो 40 और 160 लिख लोगे आप, नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग 40 और 160 कितना चेंज हुआ 120 121। देखो अब क्या होगा 120 डिवाइड बाय जो चेंज हुआ है बेस ईयर 40 मल्टीप्लाई बाय में 100, तो ये 300% आएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये भी निकालोगे आप, ये भी रखोगे 60 और 1 लाख 40 और ये निकालोगे। अब देखो ध्यान से इसका टोटल करना है 5 लाख और 760। ठीक है, दोनों का टोटल कर लिया। अब इनमें डिफरेंस देखो 260 आया, तो 260 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय में 100, ये आपका यहां तक हो जाएगा। और उसके बाद सेम इस तरीके से आप क्या कर लोगे, जो नीचे एसेट का है वैसे ही क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके बाद चलते हैं गाइस, हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेम वही बात, 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो वही चीज है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट व्हिच शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट। आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको ऑपरेटिंग रिजल्ट बताता है फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, सो दैट चेंज इन एब्सोल्यूट अमाउंट जो अभी हमने किया है एंड परसेंटेज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, हम उसका पता लगा सके। सेम 6 स्टेप आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। अब ध्यान से उसका क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलर प्रीवियस इस साल का और प्रीवियस ईयर का, और आप बनाओगे कैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। वहां वर्ड यूज होता है एज एट, यहां पर वर्ड यूज होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बाय पर्टिकुलर नॉट नंबर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। ठीक है गाइस, सबसे पहली चीज, सबसे पहले क्या आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है पिछले साल का 24, अब है 30। ठीक है, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाना आता ही होगा क्योंकि प्लस 2 में किया है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लिखा जाएगा, 24 लाख और 30। ठीक है, 24 और 30, इसमें चेंज कितना हुआ है 6 लाख, पॉजिटिव चेंज है। 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय में 125%। उसके बाद अदर इनकम प्रीवियस ईयर की है गाइस कितनी 4 लाख, और इस साल की कितनी है 6 लाख। कितना चेंज हुआ 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय में 150%। दोनों को ऐड करेंगे टोटल रिवेन्यू आता है 28 36, तो इनका डिफरेंस आया 8 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय में 128.57%। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। इसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद आ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, ये एक्सपेंस में आता है 10 और 8 पिछले साल थे, अब हो रहे हैं 10। देखिए एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 8 10 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 2 लाख डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 125%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है चेंज इन द इन्वेंट्री। चेंज इन द इन्वेंट्री कितनी है, पिछले साल 1 लाख, इस साल 2 लाख, कितना चेंज हो रहा है 1 लाख। ठीक है, आसान होगा, आपको समझ आ रहा होगा, है ना। ये आ गया कितना 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100%। उसके बाद लास्ट क्या बोला गया, नहीं अभी और भी बातें बोली गई हैं, इसके बाद आ रहा है लास्ट। अब ध्यान से समझना, अदर एक्सपेंस परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला गया, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे हम बोलते थे, या और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, और ये चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, ये क्या होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और परचेज, ये आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये दिया हुआ है। तो आपको इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ये पिछले साल का कितना हो गया 8 और 1 9 लाख हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया इस साल का, दैट इज 10 और 2 12। ठीक है, तो परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू 20% लेना है, सॉरी, तो ये आ गया आपका कितना 9 लाख, और ये 12 लाख 20%, तो ये आ गया कितना 1,80,000, ये आ गया 2,40,000, 20% लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया 60,000 चेंज आ जाएगा, चेक कीजिए 1,80,000
और 2,40,000, ठीक है। तो ये आ गया 60,000 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय में 100, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टोटल एक्सपेंस आ गया, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 1080 ये आ गया, 1440, 360 डिवाइड बाय 1080 मल्टीप्लाई बाय में 100, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए टैक्स दिया हुआ है, टैक्स हमारा है 40%। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को जो ये निकाले उनको माइनस करेंगे, इसमें से देखिए इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये आ गया 720 और ये आ जाएगा कितना 2160, तो ये आ गया 440 डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय में 100। अब ये 40% टैक्स रेट है तो इसका 40%, ठीक है, ये निकालोगे आप, ठीक है, और ये डिफरेंस आ जाएगा। और इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा और इनका डिफरेंस, और अगेन हम क्या निकाल देंगे, परसेंटेज चेंज। तो इस तरीके से आप लोग क्या बनाते हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है कि ये ट्रेंड्स को शो करता है। गाइस ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो हमारे ट्रेंड्स को शो करता है, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से सारी चीजें आपको समझ आई होंगी कंपैरेटिव स्टेटमेंट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमन साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं एमसीक्यू, इससे रिलेटेड एमसीक्यू कल आपको करवाने वाला हूं, उनको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे एमसीक्यू मैं आपको करवाने वाला हूं। फिर हम कॉमन साइज के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसी लगी, और बाकी हम फ्यूचर में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।